हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एमएससी स्टडी में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 जो झारखंड बोर्ड के एग्जामिनेशन जो 14 मार्च के बाद स्टार्ट होने वाली है, उसका एक ऑब्जेक्टिव सेट दिया गया है झारखंड बोर्ड की तरफ से। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। एसएसटी का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन ए समान संस्कृति, ऑप्शन बी समान इतिहास, ऑप्शन सी भाषा और लोक परंपरा, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑब्वियसली सभी से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी प्रसा, ऑप्शन डी म्यूनिख। उसका आंसर सिंपल सा है, प्रसा। जो बिस्मार्क थे वो प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन है ए खेड़ा, बी बारदोली आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन और डी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका आंसर सिंपल सा है, बी बारदोली आंदोलन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ए भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, ऑप्शन बी नई शिक्षा नीति लागू करने, ऑप्शन सी लगान से संबंधित कानून बनाने, ऑप्शन डी व्यापार संबंधित कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसमें ये आए थे भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, किस तरह से संवैधानिक व्यवस्था चल रहा है भारत में। आपको पता होगा कि अंग्रेज बहुत जुल्म भी करते थे भारतीयों पर, और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत जो भी अंग्रेज करके गए आप सभी को पता है, अपने भारत का अगर इतिहास पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो अंग्रेज भारत आए और हम भारतीयों पर शासन भी किए लगभग 200 साल तक। समझ सकते हैं कि कितना कष्टदायी और पीड़ादायक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तरापथ और ऑप्शन डी दक्षिणापथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी रेशम मार्ग से व्यापार होता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। इसका ऑप्शन है ए एडिसन, बी फिलिप्स, सी रूजवेल्ट और डी हेनरी फोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। ऐसे भी आपको पता होगा कि फोर्ड एक गाड़ी की कंपनी है, तो शायद इन्हीं के नाम पे होगा, शायद क्या है ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। महिमा मंडन मतलब किसका गुणगान है ना। ए राष्ट्रवाद, बी प्रजातंत्र और सी औद्योगिकरण और डी संगीत का। इसका आंसर होगा सी औद्योगिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में चलते हैं। 8 में क्या पूछा गया है, 8 में पूछा गया है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। ए कताई, बी बुनाई, सी छपाई, डी रंगाई। इसका आंसर आपको सिंपल सा पता होगा अगर आपने बढ़िया से बुक पढ़ा होगा तो ए कताई।
क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? ए फ्रांसीसियों द्वारा, बी पुर्तगालियों द्वारा, सी डचों द्वारा और डी अंग्रेजों द्वारा। तो इसका आंसर है बी पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो गैली क्या है? आपने पहली बार शायद सुना होगा मे बी कि गैली क्या है। ए धातुई फ्रेम, बी चर्मपत्र, सी ताम्रपत्र और डी पांडुलिपि। तो इसका आंसर है धातुई फ्रेम। आपने देखा होगा कि जब किसी फोटो को बनाया जाता है या मिलवाया जाता है अभी के डेट में, या तो लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है या तो धातु का बनाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम या लोहा का बनाया जाता है। एक्चुअली पहले धातु का फ्रेम बनाया जाता था, इसी फ्रेम को क्या बोला जाता था? गैली कहा जाता था। ठीक है, तो ये गैली वही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ चलते हैं। 11 में क्या बोला गया? 11 में बोला गया कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। डैश मतलब यहाँ खाली स्थान है, आपको भरना है। डैश वितरण कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लें फिर आंसर देख लेंगे। ए क्षैतिज, बी ऊर्ध्वाधर, सी दबाव समूह और डी सामुदायिक। उसका आंसर होगा ए क्षैतिज। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 12 में भारतीय संघ में इस समय है क्या? ए 25 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, बी 28 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, सी 26 राज्य 7 संघीय क्षेत्र या डी 28 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। इसका आंसर होगा बी 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। पहले 29 राज्य था और 7 था, लेकिन अभी कुछ समय पहले चेंज हुआ, लद्दाख वगैरह को जोड़ दिया गया, कुछ को तोड़ भी दिया गया, इसलिए 29 की जगह 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हो गए, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। 13 में क्या बोला गया कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर ले कि ए अश्वेत शक्ति आंदोलन, बी नारीवाद, ठीक है, सी नागरिक अधिकार आंदोलन और डी नस्ल भेद आंदोलन। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत जो होता था ना, कि निचली जाति ऊंची जाति जो भेदभाव करते थे। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के वजह से या किस अनुच्छेद में इसको समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में क्या किया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। किसको? अस्पृश्यता को, यानी कि अनटचेबिलिटी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? बाम सेफ निम्नलिखित में से किसका संगठन है? ए किसानों का, बी सरकारी कर्मचारियों का, सी उद्योगपतियों का या डी मजदूरों का। तो इसका आंसर सीधा सीधा है बी सरकारी कर्मचारियों का। ठीक है, जो पीड़ित होते हैं सरकारी कर्मचारी या परेशान होते हैं तो वो उसका एक संगठन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ठीक है, ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय और डी चुनाव आयोग। तो इसका आंसर होगा आपका चुनाव आयोग, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है ए उत्तरदायी सरकार, बी जिम्मेदार सरकार, सी वैध सरकार और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑब्वियसली डी होगा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार को इन तीनों चीज़ों को निभाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला
कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए सूचना का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार और डी समानता का अधिकार। तो देखिए मेरे हिसाब से इसमें शिक्षा का अधिकार होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। आपको पता है कि शिक्षित व्यक्ति कुछ भी बदल सकता है। सूचना का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, उसका मायने भी समझ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी पंचायती राज या डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, यानी कि सभी में। क्योंकि राजनीतिक संस्था सभी है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, तो इसमें सभी में महिलाओं के लिए जो सीट है आरक्षित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो और सरकार के द्वारा किया गया क्यों? क्योंकि संविधान में प्रावधान रखा भी गया था और दिया भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वृंदा करात, ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटकर या मेघा पाटकर, सी सोनिया गांधी और डी मायावती। तो इसका आंसर है बी मेघा पाटकर। ठीक है, मेघा पाटकर या शायद मेधा पाटकर लिखा हुआ है, देखते हैं जूम करके। हाँ, मेधा पाटकर है। ठीक है, तो मेधा पाटकर जो थे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं जो समाप्यता के आधार पे जो समाप्त हो सकते हैं, उसके आधार पर बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? देखिए, पाई जाती है और नहीं पाई जाती है ऐसा करके पूछा जाता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। क्योंकि आप जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे कि काली मृदा कहाँ पाया जाता है और ऐसा आंसर मार देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो उसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। इसका आंसर होगा डी राजस्थान। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 22 भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं? ऑप्शन ए वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, सी पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल और डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। 23 में है भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? ए वन्य जीव के आवास का विनाश, बी वन्य जीव को मारना या शिकार करना, सी पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से डी यानी तीनों कारण हो सकता है, क्योंकि भारत जैव विविधता को कम करने वाले कारक तीनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? अब देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब जो बहुत सारे उद्देश्य के लिए योजना शुरू किया जाता है या परियोजना बनाया जाता है, उसको बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? ए बाढ़ पर नियंत्रण, बी सिंचाई की सुविधा, सी जल विद्युत उत्पादन या डी उपरोक्त सभी। ऑब्वियसली इसका भी आंसर चारों होगा। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब बहुत सारा उद्देश्य होगा ना, इसलिए बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा, जल विद्युत उत्पादन और भी अन्य चीज। ठीक है, मतलब कि पेयजल की पूर्ति भी किया जाता है
बहुउद्देशीय परियोजना से, खास करके जैसे डैम वगैरह बनाया जाता है ना, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह के फसलें हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। ऑप्शन ए दलहन फसलें, ऑप्शन बी तेलहन फसलें, ऑप्शन सी रोपण फसलें, ऑप्शन डी मोटे अनाज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा सी, रोपण फसलें। इसका आंसर क्या है, सी है, रोपण फसलें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। फसल ऋतु भी होता है, पता ना, रबी, खरीफ, जायद और रबी जायद दोनों, और अन्य चीज़ें भी जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है। तो भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी रबी और जायद दोनों। ठीक है। इसका आंसर होगा ए खरीफ। तो धान की खेती खरीफ ऋतु में की जाती है। अब ऋतु ये नहीं ठंडा गर्मी बरसात, वो सा नहीं, यहाँ फसल ऋतु भी होता है। ठीक है, क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखेंगे। 27 में कि निम्नांकित कोयले की खदानों में कौन सा झारखंड राज्य में है। निम्नांकित कोयले की खानों में, खदान भी है हो सकता है, खानों में कौन झारखंड राज्य में है। ऑब्वियसली यहाँ पे देख लीजिएगा, सिंगरेनी, रानीगंज, तलचर और बोकारो, ऐसे 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन ए है तलचर, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है सिंगरेनी, ऑप्शन डी है रानीगंज। तो जो झारखंड के होंगे उनको पता होगा कि जो बोकारो है वो झारखंड में है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। ए चीनी उद्योग, बी लोहा इस्पात उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग, डी उर्वरक उद्योग। ऑब्वियसली क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा और सुनाई तो दिया ही होगा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको। निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। ऑप्शन ए चीनी उद्योग, बी लोहा इस्पात उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग और डी उर्वरक उद्योग। तो इसका आंसर होगा बी, लोहा इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित हो सकता है या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 5 गुना, ऑप्शन सी 8 गुना और ऑप्शन डी 10 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 29 का सी, क्योंकि 8 गुना पानी, 1 लीटर अगर अपशिष्ट निकलता है कारखाना से तो 8 गुना स्वच्छ पानी को वो गंदा कर देता है, यानी खराब कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सत्य नहीं पूछ रहा, असत्य यानी गलत बात लिखा हुआ है। ए सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल, क्योंकि सड़क जो है वो घर के दरवाजों तक भी बनाया जा सकता है। ठीक है। बी उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल बनाई जा सकती है, उबड़ खाबड़ भूमि को भी सही करके प्लेन व्लेन करके बनाया जाता है। आपको पता है पहाड़ों को काट के भी सड़क बनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन सी सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए एक कड़ी का कार्य करता है। तो गलत बात तो है नहीं ये, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ये अन्य साधनों के लिए कड़ी का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ऑप्शन डी रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, बिल्कुल गलत बात है, यही इसका आंसर होगा डी, क्योंकि रेलवे की अपेक्षा अधिक लागत नहीं लगता, क्योंकि रेलवे को बनाने में या रेलवे का परिवहन बनाने बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं कि खर्चा होता है, जबकि सड़क परिवहन के सिर्फ सड़क बना दी है, बाकी लोग प्राइवेट गाड़ी चलाते रहते हैं अपना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्या बोला गया इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में कि मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर की जाती है या करती है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मानव विकास रिपोर्ट
देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी प्रति व्यक्ति आय और डी उपरोक्त सभी। ऑब्वियसली इसका आंसर डी होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करेगा तो किसके आधार पर करेगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। अगर ये तीनों अच्छा है तो मानव का विकास ऑब्वियसली अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? ए आर्थिक विकास, बी समृद्धि, सी धारणीय विकास, डी जीवन की गुणवत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन की गुणवत्ता अगर बढ़ जाए आदमी का तो सब कुछ पीढ़ी को बदल सकता है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता बदला तो यानी कि आप समझ सकते हैं इसका आंसर भी क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी असंगठित और डी संगठित। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा? डी, ये संगठित क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, और इससे संलग्न है यानी जुड़ी हुई है। संलग्न का मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, 34 को। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? ए कृषि, डेयरी, मछली पालन एवं वानिकी, बी चीनी, गुड़, ईंट बनाना। ठीक है, सी परिवहन, संचार और बैंकिंग, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 34 का आंसर होगा सी परिवहन, संचार और बैंकिंग, क्योंकि सेवा क्षेत्र में यही सभी क्या है? गतिविधियां शामिल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय मतलब हम कोई वस्तु देकर के दूसरा वस्तु खरीदते हैं या ले लेते हैं। मतलब मान चलिए कि आपके यहाँ आलू होता है तो आप आलू देकर के किसी के यहाँ से प्याज ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्याज की ज़रूरत है, उसको आलू की ज़रूरत है। तो वस्तु विनिमय में दोहरा आवश्यकता का भी होना चाहिए। दोहरा आवश्यकता का मतलब हो गया आपका कि दोनों को आवश्यकता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को ए वस्तु चाहिए, ठीक है, तो जो बी व्यक्ति है उसको भी बी वस्तु की जरूरत हो, यानी दोनों को एक दूसरे का वस्तु की जरूरत हो, तभी ये क्या हो सकता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहला सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ पहले, और वही दिक्कत बाद में मुद्रा का रूप लिया, क्योंकि दिक्कत हो जाने की वजह से आदमी को कहीं ना कहीं जा करके वैसे व्यक्ति को खोजना पड़ता था जो उसकी ज़रूरत के अनुसार हो, और उसको भी उसके पास जो वस्तु है उसकी ज़रूरत हो। छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, बस इतना जान लीजिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु को दे के दूसरा वस्तु ले लेना। ठीक है, तो निम्न में से कौन वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय का उदाहरण है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेच देना, बैंक से गाय प्राप्त करना और गाय का दूध बेचना। अब देखिए, बैंक से गाय प्राप्त करें, क्या क्या ऑप्शन लिख दिया यार। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको पता है इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर है एक गाय के बदले यहाँ पे है ना, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। ये एक गाय दी है, 5 बकरी ले ली, यानी कि एक चीज़ देख के दूसरी चीज़ ले लेना। पैसा यहाँ मुद्रा तो बीच में आया नहीं, इसलिए यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय का क्या है? उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है? व्यापारिक बैंक वो क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए साख निर्माण, बी ऋण देना, सी जमा स्वीकार करना, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है डी इनमें से सभी, क्योंकि साख निर्माण क्रेडिट भी देता है, वो ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये सभी काम करते हैं। कौन? बैंक। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 37 में है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में, यानी कि खाली स्थान है यहाँ पे, ठीक है, डैश देशों में उत्पादन का नियंत्रण होता है। केवल एक, फिर एक या एक से अधिक या किसी भी देश में नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? एक से अधिक देशों में। नाम ही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी एक राष्ट्र से अधिक, ठीक है। बहुराष्ट्रीय का मतलब जो अलग अलग देशों में, यानी कि सिर्फ एक देश में नहीं, एक देश से अधिक देशों में ये काम करता है। टाटा कंपनी भी पता है होगा आपको कि वो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुत सारे कंपनी है, टाटा तो अच्छा लगता है देश के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड आपको पता होगा, फोर्ड 4 व्हीलर है, बहुत मस्त मस्त गाड़ी, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी निकालता है वो। तो फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? ठीक है, तो फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है भाई? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका और डी चीन। इसका आंसर सीधा सा है अमेरिका। हेनरी फोर्ड नाम सुना होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक है? यानी कि अगर किसी वस्तु में हॉलमार्क लगा हो, ठीक है, तो वो गुणवत्ता अच्छा माना जाता है। तो इसमें किस में लगाते हैं हॉलमार्क? ऐसे तो नहीं कि हॉलमार्क लगा दिए सरसों के तेल में या चीनी का बोरा में, नहीं। हॉलमार्क लगता है, ऑप्शन ए दिया है खाद्य तेल, ऑप्शन बी है हेलमेट में, ऑप्शन सी आभूषण में और ऑप्शन डी कपड़ा में। हमको तो भाई पता है, आपको पता होगा तो सही बात है। आभूषण यानी कि गहना वगैरह जब खरीदते हैं सोना का, तो उसमें हॉलमार्क का साइन देख के खरीदिएगा, क्योंकि वो 22 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है कि 20 कैरेट का है, वो आपको पता चल जाएगा सोना शुद्ध दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लें हम लोग कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 24 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जून। इसका आंसर सीधा सा है कि 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप जल्दी से जल्दी याद कर लिएगा, क्योंकि 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।